नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिय अध्यक्ष। जैसे जैसे चंपावत उपचुनाव नजदीक आ रहा है, राजनीति उत्तराखंड की गर्माती जा रही है। कांग्रेस से लगातार लोग किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और निवर्तमान प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति सिंह बिष्ट ने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया है और बिष्ट ने विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी के ही कुछ नेताओं पर भीतरघात करने का आरोप लगाया है। बिष्ट सोशल मीडिया पर भी ये बातें लिखी और बिष्ट के मुताबिक उन्हें हारने के लिए चुनाव के दौरान कांग्रेस नेताओं द्वारा खुलेआम बीजेपी प्रत्याशी के लिए काम किया गया और प्रचार किया गया और धन भी बांटा गया। इसके खिलाफ शिकायत की गई तो नेतृत्व ने कार्रवाई तक नहीं की। इसके अलावा चंपावत के रण में भी कांग्रेस कमजोर होती नजर आ रही है। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में जाने वालों की होड़ लगी हुई है। तो वहीं चंपावत में जिला पंचायत अध्यक्ष रहे बहादुर सिंह पाटनी बीजेपी में शामिल हो गए हैं, लेकिन कांग्रेस छोड़ने के बाद बिष्ट कहां जा रहे हैं उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। आपको बता दें, कुछ नेताओं का दावा है कि कांग्रेस ने बीते विधानसभा चुनाव में टिकटों के बंटवारे ठीक तरीके से नहीं किए, जिसके चलते पार्टी में असंतोष और अंतकलह शुरू हो गई और उसके बाद से नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष बनने के दौरान नेताओं के विरोध के बाद ये और बढ़ गई है और कांग्रेस से नाराज हो गए थे। तो वहीं आपको बता दें कि इनकी नाराजगी अब तक जारी है और आपको बता दें कि चंपावत विधानसभा सीट में उपचुनाव में सीएम धामी के सामने कांग्रेस ने महिला प्रत्याशी पर दांव लगाया है, लेकिन नया कप्तान बनने के बाद भी कांग्रेस की पुरानी खींचतान लगातार जारी है। तो वहीं आपको बता दें कि नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और अब देखने वाली बात ये होगी कांग्रेस नेताओं में पनपे असंतोष के बीच कांग्रेस चंपावत का उपचुनाव कैसे लड़ेगी और कैसे जीत हासिल करेगी। वहीं कांग्रेस निर्मला की शान में कसीदे पढ़ रही है और बीजेपी को नसीहत दे रही है कि अपने प्रतिद्वंदी को कमजोर न समझें। और वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश में लोकतंत्र की हालात पर चिंता व्यक्त की है। हरदा ने कहा कि बीजेपी शासन में राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की जिंदगी असुरक्षित है। कांग्रेस से पलायन के बारे में जो बार बार हमारे ऊपर यानी कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दोषारोपण लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कारण कांग्रेस से लोग पलायन कर रहे हैं, तो देखिए इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या दोष। आज लोग जो है जागरूक हो चुके हैं। अगर वो कांग्रेस को जानते हैं कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज और डूबते हुए जहाज में कौन सफ़र करना चाहता है, इसी तरीके से वो साथ में राष्ट्रवादी जो भी होगा, जो भी राष्ट्र से प्यार करता होगा, जो अपने देश से प्यार करता होगा, वो ज़रूर कांग्रेस को छोड़ देगा। तो कांग्रेस को ये बात समझनी चाहिए कि अगर कोई कांग्रेस छोड़ रहा है तो उसके पीछे वाकई रीज़न क्या है। दोषारोपण करने से कुछ नहीं हो पा सकता। दूसरा, ये लोग बार बार बोलते हैं कि भाई जो है भारतीय जनता पार्टी के कारण राजनीतिक अस्तित्व लोगों का ख़त्म होता जा रहा है। तो आप इस चीज़ को भी मैं गलत कहती हूँ कि किस तरीके से हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी तो लोगों के हित के लिए, जनहित के लिए काम करती आई है और हर जन मुद्दों को हमेशा उठाती है। कभी भी पार्टी ने ये नहीं सोचा कि हमारे बारे में क्या हो रहा। पार्टी ये कहती है कि जनता की भलाई हो, राष्ट्र की भलाई हो, देश की भलाई हो, किस तरीके से सबका साथ सबका विकास हो और किस तरीके से हम एक आखिरी में जो पंक्ति में आखिरी व्यक्ति खड़ा हो उसको भी हम जो है सुख सुविधाएं दे सके, उसको भी उस लाइन पे लाके खड़ा कर सके जहाँ पर सब लोग खड़े हो सके, जहाँ पर लोगों को एक आत्मसम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। वहाँ पर चंपावत में निर्मला जी को जो कांग्रेस ने उतारा है मैदान पे, तो हम स्वागत करते हैं उसका। निर्मला जी हो या कोई और, हमें तो पूर्ण विश्वास है कि हमारे धामी जी को पूर्ण बहुमत मिलेगा और मिलेगा भी, क्यों नहीं, क्योंकि 12 विधायक उनके लिए अपनी सीट छोड़ने को तैयार थे। इनमें से एक इनके अपने भी थे। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस ने निर्मला गहतोड़ी को चुनाव में उतारकर अपना प्रत्याशी बनाकर भारतीय जनता पार्टी के पुष्कर सिंह धामी को वॉक ओवर दे दिया है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने साथियों से कहना चाहती हूं कि मुगालते में ना रहें। अपने प्रतिद्वंदी को या अपने विपक्षी को, अपने दुश्मन को कभी भी कमजोर समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। निर्मला गहतोड़ी एक महिला ही नहीं है, वो एक शेरनी है। अगर उनके जीवन की पूरी यात्रा आपको पता चलेगी तो आपको पता चलेगा किन किन संघर्षों से होकर वो यहाँ तक पहुंची है। अपने गांव की प्रधान रहने के साथ साथ आज AICC सदस्य तक का सफर और राज्य महिला परिषद की उपाध्यक्ष से लेकर समाज कल्याण विभाग की अध्यक्षा पद तक, और कहीं ना कहीं जो आज ये चंपावत के प्रत्याशी के रूप में पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है, वो यूं ही नहीं जताया है। चंपावत की
जनता के बीच में रहकर उनकी बेटी उनकी बहू बनकर जैसे उन्होंने काम किया है और योगदान दिया है, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कि चंपावत के लिए एक पैराशूट कैंडिडेट है, एक बाहरी व्यक्ति है, चंपावत की जनता निर्मला गहतोड़ी के किए हुए कामों को भुला नहीं सकती। ऐसे में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी गलतफहमी में है। अभी कापड़ी जी ने वहां पटखनी दी, तब भी धामी जी मुख्यमंत्री थे खटीमा के, और आज भी वो मुख्यमंत्री हैं। यहाँ गहतोड़ी जी पटखनी देंगी, ये हमारा वादा है। देखना है उनको कि भाई ये चीज़ें जो है, क्योंकि सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड अलग अलग राज्य बनाएंगे तो इससे एक उपाभोग की स्थिति रहेगी। कहीं कानून में कुछ होगा, कहीं के कानून में कुछ होगा। तो जो कॉमन सिविल कोड जैसा कानून है, उस कानून को यदि वो आवश्यक समझती है आज की सरकार, तो उनको केंद्र में लाना चाहिए, दिल्ली में लाना चाहिए। और उसके बाद राज्यों से कहा जा सकता है कि जो फॉलो करना चाहते हैं फॉलो करिए। अब नाम है यूनिफॉर्म सिविल कोड, और काम सारे देश के अंदर अलग अलग राज्यों के अलग अलग तरीके का काम। तो इसी बीच चंपावत उपचुनाव के लिए तारीख 31 मई तय कर दी गई है और 4 मई को इसकी अधिसूचना जारी की गई थी। 11 मई को नामांकन का आखिरी दिन था। अब कांग्रेस में टूटते तारे का मतलब यह है कि कांग्रेस कमजोर होती हुई नजर आ रही है। और इसी बीच आपको बता दें कि सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में देखी जा सकेगी 31 मई को। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए तो उपचुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है, और वो झटका है ज्योति सिंह बिष्ट का, जिन्होंने लगभग 4 दशक के आसपास का समय कांग्रेस को दिया है। तो कांग्रेस को एक बड़ा झटका माना जा रहा है। कांग्रेस में कलह कोई नई बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस में कलह के साथ साथ अगर बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए तो कांग्रेस अब फिर से एक बार कमज़ोर होती हुई नजर आ रही है। और ये झटका जो है वो ज्योति सिंह बिष्ट के नाम का है। तो वहीं अगर बात की जाए तो ज्योति सिंह बिष्ट ने पार्टी छोड़ने के दौरान सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा, और पोस्ट लिखते हुए कई गंभीर आरोप कांग्रेस पर ही चढ़ डाले। ज्योति सिंह बिष्ट कोई पहले नेता नहीं है, जो कांग्रेसी नेता नहीं है जिन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं। ज्योति सिंह बिष्ट ने से पहले भी कई नेताओं ने कांग्रेस पर अनदेखी का आरोप लगाया है। अंतर्कलह कांग्रेस में लगातार जारी है। तो ज्योति सिंह बिष्ट के रूप में एक बार फिर से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। और कांग्रेस के टूटते तारे इसीलिए कहेंगे क्योंकि कांग्रेस में लगातार जो वरिष्ठ नेता हैं वो टूट कर अब चुनाव के बाद बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। और इसी पर आज चर्चा करेंगे। तमाम मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। महेश जोशी हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और साथ ही संजीव वर्मा जी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखेंगे, प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और दिनेश शक्ति त्रिखा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले महेश जोशी जी, आपसे शुरुआत करूंगा डिबेट की, क्योंकि आज कांग्रेस का ही मुद्दा है। कांग्रेस एक बार फिर से कहीं ना कहीं कमजोर होती हुई नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस ये मानने को तैयार नहीं है। गुटबाजी लगातार जारी है, और अब साफ तौर पर कांग्रेस में अंतर्कलह का जो मामला सामने आया है, क्योंकि ज्योति सिंह बिष्ट जाते जाते बड़ा आरोप लगा गए हैं कांग्रेस पर। देखा होगा आपने भी उनकी सोशल मीडिया पर पोस्ट पर किस तरीके से उन्होंने अंतर्कलह का आरोप लगाया है, साथ ही अनदेखी का आरोप लगाया है। और समझने की कोशिश की जाए तो कहीं ना कहीं ये भी कह गए वो अपनी इशारों में कि उन्हें हरा भी दिया गया है। यहाँ से देखिए, कांग्रेस अभी चुनाव हारी है तो निश्चित रूप से अभी निराशा का वातावरण तो है ही है, कांग्रेस के अंदर मायूसी भी है। दूसरा यह है कि ज्योति सिंह बिष्ट जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। कांग्रेस ने उन्हें पूरा सम्मान दिया है, 2 बार उन्हें विधानसभा का टिकट दिया है। अब वो टिकट में उसके बाद हार गए तो फिर वो अब उसका ठेकेदार अगर पार्टी के ऊपर फोड़ रहे तो फिर वो तो उचित नहीं है, मेरे हिसाब से वो उचित नहीं है। तो ये हार और जीत तो ये लगी रहती है, तो इसमें दोबारा इसमें पार्टी में रहकर तो ये अपने क्षेत्र में काम करते, पार्टी के लिए काम करते तो बहुत ज्यादा उचित होता।
तो इस्तीफा देना कोई हल नहीं है मेरे हिसाब से। नहीं तो क्या ठोंकते रहे, बजाते रहे और पार्टी की गुण गाते रहे, यही वाला सीन है कांग्रेस का? कई गंभीर आरोप लगाए हैं उन्होंने कांग्रेस पर, देख सकते हैं आप उनकी सोशल मीडिया पोस्ट पर। कांग्रेस ने तो ज्योति बिक्की को इतना सम्मान दिया, वो पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, प्रदेश उपाध्यक्ष के पद में रह चुके हैं। और क्या भाई, जो बंदा 40 साल कांग्रेस को दे सकता है, वो कम से कम इतनी उम्मीद तो रखता है। और जाते जाते अभी वो एक बड़ा आरोप जड़ गए हैं कांग्रेस पर। 40 साल का समय कम नहीं होता है। दो टिकट पार्टी इससे ज्यादा क्या कर सकती है? पार्टी ने दो बार उन्हें टिकट दिया है विधानसभा का, अगर उसके बाद भी हार गए हैं तो उसमें पार्टी का तो कोई दोष नहीं है ना। क्या मानते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने जो आरोप लगाए वो निराधार है? ऐसा है, जब पार्टी छोड़ी जाती है तो कुछ ना कुछ कारण तो बताया जाता है, तो उन्होंने कारण बताया है कि मैं इस वजह से पार्टी छोड़ रहा हूँ। अभी ये चीजें तो पार्टी के फोरम पे रखी जाती है ना, पार्टी चलिए हमारे साथ दिनेश शक्ति त्रिकाल जी भी मौजूद हैं। दिनेश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? पहुंचिए। सर, आपने उत्तराखंड की राजनीति काफी करीब से देखा है, समझना चाहेंगे आपसे कि किस तरीके से आज जो तमाम आरोप जड़ दिए गए हैं, ये कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है जब से चुनाव में हार हुई है, लेकिन अब 40 साल जिस इंसान ने कांग्रेस को दे दिए हैं और अब जाते जाते भी एक बड़ा आरोप जड़ दिया और कांग्रेस ये मानने को तैयार नहीं है कि उनके साथ जो भी हुआ गलत हुआ। आपसे समझना चाहेंगे। ऐसा है जी, जसवंत सिंह जी ने उस वक्त इस्तीफा दिया है जिस वक्त की चंपावत से चुनाव अनाउंस हो चुके हैं, वो लगभग कैंडिडेट भी तय हो चुके हैं। जो पिछले 40 साल से कांग्रेस में हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, मुझे अच्छी तरह याद है कि 97 से पहले जब हमने देहरादून में अपना बिजली पेपर शुरू किया था तो इनका प्रेस नोट हमने ही छापा था और उस वक्त ये कहा था कि कांग्रेस जो है जमीन है, एक किस्म से मेरी जमीन है, मैं इसके साथ जुड़ा हुआ। लेकिन इस इस्तीफे के अंदर जो इन्होंने कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगाए, ये उनकी अपनी पर्सनल राजनीति है, जिस हिसाब से कोई ना कोई किसी आदमी को तो कोई चीज छोड़नी होती है तो किसी न किसी पर इल्जाम लगाते ही हैं। बाकी कटौती से हारने की बात सर, लेकिन अंतर कलह का मुद्दा नया नहीं है ना कांग्रेस के लिए। हाँ जी, मैं वही कह रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, हारने का मुद्दा तो ये कैंडिडेट के ऊपर होता है, ये पार्टी के ऊपर डिपेंड नहीं होता। अगर पार्टी टिकट नहीं देती तो भी पार्टी की गलती है और पार्टी ने टिकट दे के हार गए वो भी पार्टी की गलती है। लेकिन उनकी जो इच्छा थी वो इच्छा इन्होंने इस्तीफा देकर बता दिया कि जो इन्होंने मुंह से नहीं बोलते थे, तो जनता को लगभग इस बात का एहसास हो चुका है कि जोत सिंह जी चंपावत के ऊपर आस लगा के बैठे थे कि मुझे चंपावत से दोबारा ये सीट टिकट दे और मैं वहाँ पर चंपावत में धामी जी के खिलाफ इलेक्शन लड़ूं। दूसरी बात ये थी कि सबसे बड़ी अभी आप देखिए कि जब से ये यशपाल आर्या जी या मेहरा जी दोनों को नियुक्त किया गया, तभी से ही जितने सीनियर कांग्रेस नेता थे सब ने अपना अपना रोल अदा करना शुरू कर दिया, क्योंकि सब आदमी ये चाहते थे कि हमारी कांग्रेस हमारी वापसी हो चुकी है, जो भी बड़े पद है वो हमको दिए जाए ताकि हम उसके ऊपर अपना तरीके से काम कर सकें। वो किसी भी सीनियर पद अधिकारी को या कार्यकारिणी को किसी को भी वो पद उनको मिले नहीं। अब वो बुखला कर ये काम कर रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं, इस्तीफा और इल्जाम लगा रहे हैं। बाकी है जोत सिंह जी की अपनी पर्सनल आकांक्षा थी, वो उनकी आकांक्षा किसी वक्त तक पूरी नहीं होगी और ना ही हुई होगी, इस वजह से वो थोड़े से बुखलाए हुए थे और बुखलाए होने के बाद उन्होंने अपने रिजाइन जो हाईकमान को सौंप दिया। अब हाईकमान उनका रिजाइन एक्सेप्ट करती है या नहीं करती ये तो बात की बात है। फिलहाल उन्होंने अपना जो काम करना था वो कर दिया, बाकी इलेक्शन के मुद्दे पर जो बात होगी उसको करते हैं।
इनका जो काम था वो उन्होंने कर दिया। अब हमारा जो काम ये है कि चंपावत का इलेक्शन जीतना है और चंपावत के अंदर इनकी आपस में टक्कर होगी, क्योंकि अब निर्मला जी सामने आ चुकी हैं, इधर धामी जी हैं, धामी जी से कई सीनियर निर्मला जी हैं और महिला हैं। अब चंपावत की महिला जो है वो किसका सपोर्ट करती है, धामी जी को करती है या महिलाओं को करती है, ये तो आने वाला वक्त 31 तारीख ही बताएगा। 3 तारीख का रिजल्ट बता देगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। चलिए बिल्कुल रुक करेंगे आपकी ओर, लेकिन महेश जोशी जी, जिस तरीके से आगामी उपचुनाव है, 31 मई को वोटिंग होनी है उत्तराखंड में, और इसी बीच ये बड़ा झटका लगा है। लेकिन आज ही प्रत्याशी का भी ऐलान किया गया है अगर देखा जाए तो, और प्रत्याशी का ऐलान करने के थोड़ी देर बाद ही इस्तीफे का दौर शुरू हो गया। क्या लग रहा है आपको कि जिन लोगों की नजर थी चंपावत सीट पर, महेश जी सवाल पूरा होने नहीं दीजिए, क्या जिन लोगों की नजर थी चंपावत सीट पर, क्या अभी और इस्तीफे आ सकते हैं कांग्रेस में? देखिए, ज्योतिंग बिजली ने तो आज सुबह इस्तीफा दिया है और अब ये तो वही बता सकते हैं उनका क्या इरादा था, वो क्या चाहते थे। दूसरा यह है कि आज कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है चंपावत से, तो वो महिला काफी संगठित महिला है, काफी अनुभवी महिला है, कई कांग्रेस के सरकार में बड़े बड़े पदों पर रही हैं और ये चुनाव में धामी जी को टक्कर देने में, भाजपा को टक्कर देने में पूरी तरह सक्षम है। लेकिन कहीं ना कहीं उनके संघर्ष को भी देख लिया जाए एक बार, जोत सिंह बिष्ट को 40 वर्ष उन्होंने कांग्रेस दे दिए, कांग्रेस को दे दिए जब उत्तराखंड का निर्माण भी नहीं हुआ था। नहीं ऐसा है, कांग्रेस ने उन्हें बहुत मान सम्मान दिया है। 2 बार उन्हें विधानसभा में टिकट दिया है, विधायक का टिकट दिया है। अब वो जीत नहीं पाए तो इसमें पार्टी का क्या कसूर है? कांग्रेस में वो बड़े उपाध्यक्ष के पद पे रहे हैं, तो इससे बड़ी बात क्या होती? कांग्रेस पार्टी ने बहुत सम्मान दिया उन्हें, हर कमेटी के वो सदस्य होते थे, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी। ठीक है, तो पार्टी ने उन्हें पूरा सम्मान दिया है। अब देखिए उनके साथ फिर आखिर ये दर्द क्यों झलक पड़ा उनका एकदम से? अभी तक तो कोई हलचल थी नहीं महेश जी। देखिए, चुनाव हारने के बाद निराशा का वातावरण तो रहता है। अब कांग्रेस चुनाव हारी तो निराशा का वातावरण बने, ये ऐसे मौके पे तो सबको एकजुट होकर पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है। आपके ही कार्यकर्ताओं पर और जो तमाम नेता हैं उन पर आरोप लगा गए जाते जाते कि उन्होंने ही हरवा दिया उन्हें चुनाव। देखिए चुनाव में ये बातें और कह रहे थे कि मैंने शिकायत भी की, उसके बाद भी कांग्रेस ने कोई उस पर कोई भी हलचल नहीं की। ये बातें बोलते ना, उन्होंने तो इस्तीफा उन्होंने कहा कि मैंने लिखित में शिकायत भी की। आप अगर उनका सोशल मीडिया पर पोस्ट पढ़ेंगे तो उसमें सीधे तौर पर लिखा है उन्होंने कि मैंने इसकी शिकायत कई बार आला कमान से की, लेकिन उसके बाद भी उस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया, जिससे आहत होकर आज मैं कांग्रेस से राम राम कर रहा हूँ, यही लिखा है उस पर। अगर आप पढ़ेंगे उस पर तो आपको भी यही समझ में आएगा। जी उनकी वो जो राय में जो इस्तीफा दिया है, इस्तीफा देने में अपना कारण तो उन्हें बताना पड़ेगा, मैं इस्तीफा क्यों दे रहा हूँ। लेकिन जो मेरा जो मैं जानता हूँ वो तो कांग्रेस के काफी वरिष्ठ नेता। नहीं, आप मान लेते हैं कि कांग्रेस में कोई अंतर्कलह नहीं, बिल्कुल साफ सुथरी कांग्रेस उत्तराखंड में टक्कर देने के लिए तैयार है सीएम धामी को। बड़ी पार्टी है, इस बड़ी पार्टी अपना होता है। हाँ नहीं महेश जोशी जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है महेश जी, एक मिनट महेश जी, क्या कांग्रेस पूरी तरीके से साफ सुथरी होकर एकजुट होकर तैयार है उत्तराखंड में चंपावत में सीएम धामी को टक्कर देने के लिए? क्या आप मान लेते हैं कि कांग्रेस में कोई अंतर्कलह नहीं है? जी बिल्कुल। अब ये निर्मला जी को आज प्रत्याशी घोषित किया है कांग्रेस ने, तो पूरी पार्टी एकजुट चुनाव जिताएगी। आप कैसी बात करते हैं महेश जी? कैसे कांग्रेस एकजुट होकर है उत्तराखंड में चंपावत में टक्कर देगी? जब जिस समय करण माहरा की ताजपोशी हो रही थी, आपके 11 विधायक क्या कर रहे थे? 11 विधायक ताजपोशी में मौजूद नहीं थे। अब बताइए। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं जी? हेलो जी संजीव जी, आवाज पहुंच रही है अब तक?
ये मेरे को कनेक्ट कर लीजिए ना, मेरे को कहीं बिल्कुल जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन महेश जी जवाब दीजिए कि जब ताजपोशी हो रही थी, करण मेहरा को ताज पहनाया जा रहा था उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष का, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का, तो उस समय आपके 11 विधायक 19 में से क्या कर रहे थे? महेश जी, महेश जी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए महेश जी को जोड़ने की कोशिश करेंगे। महेश जी आवाज पहुंच रही हो तो जवाब दे दीजिए जरा इसका। चलिए संजय वर्मा जी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए संपर्क टूट चुका है हमारा, लेकिन आपको बता दें कि जोत सिंह बिष्ट ने दर्द उनका जो है वो झलक पड़ा है एक बार फिर से सोशल मीडिया पर, और जोत सिंह बिष्ट का कांग्रेस से इस्तीफा हो गया है और इस्तीफा के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस में उनकी अनदेखी लगातार जारी है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है कि जिस तरीके से आज कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है चंपावत में सीएम धामी के खिलाफ, और उसके बाद ही ये आज इस्तीफे का दौर शुरू हो गया है। महेश जी आवाज पहुंच रही है आप तक? एक बार फिर से हमारे साथ महेश जी जुड़ चुके हैं। महेश जी संपर्क जुड़ने से पहले मैंने एक सवाल किया था आपसे जी, उसका जवाब दीजिए। ये बताइए। सवाल मेरा ये था कि जिस दिन ताजपोशी हो रही थी करण मेहरा की, जिस दिन उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष का ताज पहनाया जा रहा था उन्हें, उस समय आपके 11 विधायक 19 में से 11 विधायक कहाँ थे? ये बातें तो कई बार हो चुकी है। विधायक लोग सब अपने क्षेत्र में बिजी थे, व्यस्त थे। नए नए विधायक बने हैं तो उनका अभिनंदन हमारा चल रहा था, वहाँ कार्यक्रम लगे हुए थे। भैया उत्तराखंड में नया प्रदेश अध्यक्ष, तमाम कलह के बाद और तमाम चीजों के बाद नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहा था, तो उस दिन भी विधायक बिजी थे। फिर 19 में से 8 विधायक क्यों नहीं क्षेत्र में गए? अगर इतने कर्मशील हैं, जनता की इतनी चिंता है, तो 8 विधायक वहां पर क्यों रबड़ी खाने के लिए मौजूद थे? आज भी देखिए आपकी क्षेत्रों में कहीं उनके कार्यक्रम लगे हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले मेरे यहाँ नहीं, सीधा और सरल जवाब दीजिए जरा कि अगर आपके विधायक इतने कर्मशील हैं, आप कह रहे हैं क्षेत्र में बिजी थे, तो 8 विधायक वहां पर रसगुल्ला खाने के लिए मौजूद थे क्या? आप इधर उधर मत घुमाइए, ठीक है, चीजों को। देखिए सब अपने क्षेत्रों में कार्यक्रम लगे सब मौजूद थे तो सबको होना चाहिए। बिजी होंगे ना। ये गुटबाजी कांग्रेस में लगातार दिख रही है और आप कह रहे हैं कांग्रेस में सब कुछ ठीक है। नाराजगी लेकिन वो नाराजगी दूर कर दी गई है। वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने सारे विधायकों से बात चलिए जवाब लेंगे। आप सोच के रखिए जरा इसका जवाब, मैं आपसे जवाब लूंगा। महेश जी आप सोच के रखिए इसका जवाब, सीधा और सटीक जवाब आप सोच के रखिए। चलिए संजीव वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव जी आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो संजीव जी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी मिल रही है। सर देखिए एक बार फिर से कांग्रेस में अंतरकलह जिस तरीके से देखने को मिल रही है, एक बार फिर से जोत सिंह बिष्ट जाते जाते भी कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगा गए, लेकिन आज प्रत्याशी भी उतार दिया गया है आपके खिलाफ। त्रिशूल जी सबसे पहले मैं आपको जरा सा गाइड कर दूं, मेरा नाम प्रियव्रत है, आप त्रिशूल जी की डिबेट में नहीं, प्रियव्रत की डिबेट में। प्रियदर्शी जी प्रियदर्शी, देखिए जिस तरह से कांग्रेस के अंदर जो अंतर कलह का वातावरण, ये आज कोई नई बात नहीं है, लेकिन दिन पर दिन कम होने की बजाय ये अंतर कला का जो वातावरण, असंतोष का वातावरण कांग्रेस पार्टी के अंदर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और जिस प्रकार से एक के बाद एक बड़े और वरिष्ठ नेता जिनका 40-40 साल पुराना कांग्रेस पार्टी के लिए योगदान है, जिन्होंने कांग्रेस को खड़ा करने का काम किया, भाजपा विधायकों पे भी आरोप लगे हैं। वो लोग
आज भाजपा यदि वे विधायकों लोग द्वारा भी कांग्रेस आरोप पार्टी लगाए गए हैं अंदर को- मिला के। यदि वे लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं तो संदीप जी अपने घर में देख लीजिए आप। उसके बहुत बड़े मायने हैं, उसके बहुत बड़े मायने हैं कि कांग्रेस इस समय एक डूबते जहाज की समान है, जहां हर व्यक्ति उससे निजात पाने की जुगत में लगा है कि कैसे मैं इस डूबते हुए जहाज से पार पाऊं और मैं अपने आप को सरवाइव कर पाऊं। और जिस प्रकार से पहले से ही संदीप जी। इनके जो वरिष्ठ नेता हैं, इनके जो संदीप वरिष्ठ जी। नेता हैं वो लगातार एक दूसरे के ऊपर भीतरघात का आरोप पूरे चुनाव भर लगाते रहे। असंतोष इनके इतना जबरदस्त है। संदीप जी, मैं आपको रोकता हूँ। संदीप जी मेरी बात सुनिए, संदीप जी। अपने घर में देख लीजिए आप, आपके विधायकों ने, विधायक उम्मीदवारों ने आपके ऊपर भी तो आरोप लगाया है कि पार्टी के की पार्टी ने हमारे लिए काम नहीं किया है। यहाँ की मदन कौशिक जी पे भी आरोप लगे हैं कि पार्टी उम्मीदवारों को हराने का काम किया है। अपने घर में तो देखिए, दूसरों का तब बोलिए ना। श्रीधर जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी अनुशासन से बंधी हुई पार्टी है। हमारे यहाँ कुछ शिकायतें आई थी, उन शिकायतों के ऊपर पूरी उनकी समीक्षा की गई, उनके ऊपर पूरी एक कमेटी बनाई गई और पूरा मामला अनुशासन समिति के हवाले है और बहुत ही जल्द उसका जो भी निर्णय आएगा उसमें, और उसके अंदर यदि कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। संजीव जी, शायद यही वजह है कि मदन कौशिक को सीएम धामी के चुनाव प्रचार कमेटी में शामिल नहीं किया गया, जिस तरीके से उन पर आरोप लगाए थे विधायक ने। मानते हैं इस बात को? मदन कौशिक पे, अरविंद पांडे जी पे आरोप लगे, इसी वजह से इन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। देखिए, इसी वजह से इन्हें सीनियर मैं जवाब ले लेते हैं ना। सवाल आपके लिए भी है, सवाल इनके लिए भी है। मौका देंगे मेरे को बोलने का मौका बिल्कुल बोलिए। और उपचुनाव में चुनाव संचालन समिति जो बनी है उसमें वहाँ के जो पूर्व विधायक हैं उनको संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है और कुमाऊं क्षेत्र के ही जो कुछ हमारे पूर्व विधायक हैं और जो उधर के बड़े नेता हैं उन लोगों को चुनाव संचालन समिति की एक बागडोर दी गई है और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी समय समय पर पूरे का पूरा चुनाव के अंदर पूरा अपनी भागीदारी करेंगे और ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। जवाब नहीं हुआ संजीव जी। भाई पूरी भागीदारी करते तो उन्हें अध्यक्ष बना दिया जाता प्रचार कमेटी का। श्रीमान जी, यह कोई आम चुनाव नहीं, ये उपचुनाव है, ये उपचुनाव है और इससे पहले भी सल्ट में भी उपचुनाव हुआ है और पिथौरागढ़ में भी उपचुनाव हुआ है। उनमें भी कोई प्रदेश अध्यक्ष जी को चुनाव संचालन समिति का अध्यक्ष नहीं बनाया गया था। आप पुराना इतिहास उठा के देखिएगा। लेकिन एक चीज है ना, लेकिन उसमें तो सिर्फ विधायकों के लिए चुनाव था, यहाँ तो मुख्यमंत्री के लिए चुनाव है। अगर हार गए तो फिर से उपचुनाव कराना पड़ेगा या सीएम धामी को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। सर ये गलतफहमी क्यों पाल रहे हैं, क्यों गलतफहमी पाल रहे हैं? ये गलतफहमी तो मैं सोचता हूँ कांग्रेस भी नहीं पाल रही है ये गलतफहमी। आपको मैं बताना चाहूंगा कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी एक बड़ा इतिहास कायम करने जा रहे हैं और खटीमा में क्या, खटीमा वाला इतिहास, बड़ा इतिहास कायम करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इतिहास बना रहे हैं, एक प्रचंड बहुमत से यहाँ पर जीत दर्ज करेगी और जिस प्रकार से चलिए मेरा सवाल ये नहीं था, इसका सटीक जवाब आप सोच के रखिए जरा। लीजिए, इसी बीच आज जो मुद्दा था उसी को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने है। कांग्रेस के टूटते जो तारा था उसने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब चर्चा और भी ज्यादा रोमांचक हो गई है क्योंकि अब जोश सिंह बिष्ट को लेकर जो तमाम कयास लगाए जा रहे थे वो सब शांत हो गए हैं। चलिए संजीव वर्मा जी, आप तो वेलकम करने की तैयारी में थे जोश सिंह बिष्ट के, लेकिन अब उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। कहीं ना कहीं आपकी जो मुस्कुराहट है इसके पीछे का दर्द समझ रहे हैं हम। देखिए,
हमने पहले भी कहा था, चाहे जो कांग्रेस की जो अभी उतारी है प्रतिमा जी, जो भी नाम मैं उनका थोड़ा मिस कर रहा गरिमा हूं। दसौनी। मैं तो ये बोलता हूँ, चाहे आपके पास तो कुमाऊं से बड़े बड़े चेहरे थे, हरीश रावत जी को उतारते, करण महाराज जी चुनाव हार रखे हैं आपके प्रदेश अध्यक्ष, उनको उतारते, या आप हरत सिंह जी की बात कर रहे थे, उनको उतारते। ये सभी बड़े चेहरे हैं आपके लिए। और मैं सोचता हूँ कांग्रेस का A to Z किसी को भी उतार दे, हमारे लिए किसी प्रकार का कोई चैलेंज नहीं है। और हम एक तरफा हम चुनाव जीतने जा रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, हम बिल्कुल धूल चटाने की स्थिति में देखिए, खटीमा में भी आपको बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस था, जिसका नतीजा आपके सामने है। देखिए, खटीमा में भी आपको ओवर कॉन्फिडेंस था, वहाँ भी आप चुनाव हारे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बूथ से लेके प्रदेश स्तर का जितना भी कार्यकर्ता है, एकजुट होकर माननीय मुख्यमंत्री जी को एक प्रचंड बहुमत से जीत दिलाने में और एक इतिहास कायम करने के लिए हम सब लोग एकजुट होकर जुट गए हैं। एकजुटता आपके खटीमा के विधानसभा चुनाव में कहाँ गई थी संजीव जी? और आप ये देखिएगा, बड़ा दिलचस्प बात ये है कि जब भी उपचुनाव होते हैं तो कांग्रेस महिलाओं को आगे करके चुनाव लड़ती है। और चाहे आप पिथौरागढ़ का चुनाव देखें, चाहे आप सल्ट का चुनाव देखें, चाहे चंपावत का चुनाव देखें, लेकिन जब आम चुनाव होते हैं तो 40% महिलाओं को आरक्षण देने की बात कहने वाली कांग्रेस जो एक बड़ा नारा देती है कि महिला हूँ, लड़ सकती हूँ, उस समय महिला का टिकट काटकर आप हरीश रावत जी को, उनका महिला का टिकट हरीश रावत जी को दे देते हैं। और आज जब आपको दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस की हार अवश्यंभावी है, 100% चुनाव हारना ही हारना है कांग्रेस पार्टी में, तो ऐसे में बलि का बकरा बनाने के लिए मैं सोचता हूँ ये एक किसी को भी आप चुनाव मैदान में उतारते हैं तो मैं सोचता हूँ ये आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये महिला का भी अपमान है। अगर आप महिला को टिकट देना चाहते थे आपका सीधे तौर पर झलक रहा है संजीव जी, ओवर कॉन्फिडेंस आपका सीधे तौर पर झलक रहा है चंपावत चुनाव में। आम चुनाव में भी आपको महिलाओं को टिकट देना चाहिए था। संजीव जी, ये खटीमा वाला आपका ओवर कॉन्फिडेंस लग रहा है मुझे। जिस तरीके से खटीमा में आप ओवर कॉन्फिडेंस में थे तो कहीं ना कहीं ये भारी पड़ सकता है आपको। कहीं निर्मला जो प्रत्याशी है वहां की वो भुवन चंद कापड़ी जैसी निकल गई तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। सर, हम ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं, हम कॉन्फिडेंट है। हम कॉन्फिडेंट है और 100% कॉन्फिडेंट है। हम बहुत बड़े प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीत दर्ज करने जा रही है और हम एक इतिहास कायम करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जो जीत हुई है, हम थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, बहुत लंबा समय का हम आपको इंतजार नहीं कराएंगे। 1 महीने से भी कम समय है, 3 तारीख को आपके सामने परिणाम आएंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो भगवा वहां पे लहराएगा वो मैं सोचता हूँ अपने आप में एक अद्वितीय होगा। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को जो भी चुनाव विधानसभा के चुनाव हुए, जनता ने उनको पूरी तरह से नकारने का काम किया। आज कांग्रेस जिनको विकास दिखाई नहीं देता, भारतीय जनता पार्टी पूरा चुनाव विधानसभा का विकास के मॉडल पर लड़ी, विकास के मुद्दे पर लड़ी। अपनी जो हमारी योजनाएं थी, हमने उन योजनाओं का प्रचार प्रसार करके, योजनाएं बाद में, आज जो मुद्दा है उस पर बात कर लेते हैं। चलिए, हमारे साथ दिनेश शक्ति का भी जो मौजूद है। दिनेश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? और कांग्रेस चलिए संजीव जी, लौटेंगे, आपके पास अभी समय है ना डिबेट में, लौटेंगे। दिनेश जी से एक छोटा सा मिनट ले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दिनेश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी दिनेश जी, जिस तरीके से अगर 2022 विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी को मैं जिम्मेदार मानता हूं कांग्रेस का खेल खराब करने में।
लेकिन अब हो सकता हो जोट सिंह बिष्ट जिन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है वो एक बार फिर से अपना भी खेल खराब करेंगे और हो सकता हो आम आदमी पार्टी उन्हें प्रत्याशी बना दे चंपावत से। तो कहीं ना कहीं वो अपना भी खेल खराब करेंगे और कांग्रेस का तो खेल खराब करेंगे करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले सर जी मैंने आपके सामने एक ही बात रखी, जोश सिंह के दिमाग में एक आकांक्षा थी कि चंपावत का चुनाव के लिए मुझे ये प्रत्याशी बनाएंगे, लेकिन निर्मला जी का जैसे ही नाम घोषित हुआ जोश सिंह जी को इस्तीफा देना ज्यादा गवारा समझा, ना कि सपोर्ट करने गवारा समझा, क्योंकि वो अंदर खाने और फिर भी ये मानने को तैयार नहीं है कि कांग्रेस में अंतर्कलह है। फिर भी ये मानने को तैयार नहीं है कि कांग्रेस में अंतर्कलह है। दिनेश जी देखिए, कांग्रेस के अंदर अंतर कराया तो शुरू से ही ये बोलते आए हैं, भाजपा वाले बोल रहे हैं और है भी। मैंने ये पहले भी आपको बोला कि जितने भी सीनियर नेता है भाजपा के, इनका जो है यशपाल जी का विपक्ष नेता चुनना, मेहरा जी को प्रदेश अध्यक्ष चुनना, ये इनको गवारा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि ये खुद इस बात के इच्छुक थे कि कहीं ना कहीं हम लोगों का नाम ये अनाउंसमेंट होगा। और ये बात जब भी जबान में कह भी दिया था प्रीतम सिंह जी ने, जयपाल आर्या जी ने भाजपा छोड़ी, भाजपा छोड़ते ही उन्हें नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया। कई सीनियर नेता ऐसे हैं जो नए आदमी मेहरा जी को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। इसी बात को जोत सिंह जी को मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी यही बात बोली थी। जोत सिंह जी ने इस्तीफा दिया तब जब निर्मला जी को इन्होंने चंपावत का बना दिया कैंडिडेट। जब चंपावत का कैंडिडेट निर्मला जी को बना दिया तो जोत सिंह जी की कुर्सी हिलती दिखाई दी और उनके पैर डगमगा गए, तो उन्होंने आम जनता पार्टी का हाथ पकड़ा। और मैं आपको ये भी दावे के साथ कहता हूँ, आने वाले टाइम के अंदर पता लगेगा कि आम जनता पार्टी को भाजपा के सीनियर नेताओं ने कहीं ऐसा ना हो खरीद कर जोत सिंह जी को सामने लाके खड़ा कर दिया कि कांग्रेस के और आम पार्टी अपने वोट तो छोड़ेगी और चंपावत के अंदर जो जोत सिंह जी को वोट पड़ने थे उससे हमारे धामी जी को फायदा हो। जिस तरीके से वर्मा जी जनता की चोट पर कहते हैं कि हम वहाँ पर इतिहास रखेंगे और चंपावत का इलेक्शन हम 100% जीतेंगे, ये तो वही बात हुई। आपको याद होगा कि बनारस के अंदर हमारे भाजपा के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने अनाउंस किया था कि हमारी 200 सीटें तो कंफर्म है। अरे माय डियर, अभी इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुआ, इलेक्शन की डेट तय नहीं हुई, आप अपने आप को 200 सीटें डिक्लेयर कैसे करते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि ये तुम्हारी ईवीएम तो आपके सेट है कि आपको 200 सीटें मिलेगी। यही चीज जो वर्मा जी बार बार कहते हैं, 4 बार कहते हैं, शुरू से कहते आए हैं कि चंपावत की सीट हम हर सूरत में जीतेंगे, हर कीमत में जीतेंगे, हम एक इतिहास रचेंगे। अगर चीफ मिनिस्टर का ही दाव चलता तो इन्होंने खटीमा में अपना दाव क्यों नहीं चलाया? वहाँ पर चीफ मिनिस्टर का दाव क्यों नहीं चला? चंपावत के अंदर भी ये चीफ मिनिस्टर का दाव चलाने के चक्कर में लगे हैं, ये क्यों नहीं चला? अब इनके सामने जब निर्मला जी आ गई तो इनको ये डिसाइड किया कि निर्मला जी एक महिला है, पिछले 40 साल से राजनीति में है, और धामी जी पिछले 12 साल से 15 साल से राजनीति में है, वो उनसे कई सीनियर है और कई बड़ा वजूद रखती है, इसलिए हो सकता है कि धामी जी को पैराशूट कैंडिडेट भी सीएम धामी कहे जाते हैं चंपावत के लिए, ये भी कहीं ना कहीं वोटों पर फर्क डालेगा। हाँ जी, बिल्कुल डालेगा। इसी वजह से इनको जो ये डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि इनको कॉन्फिडेंस जो है वो उल्टा हो जाए। इस कॉन्फिडेंस के चक्कर में धामी जी को सीट से हाथ धोना पड़े। चलिए, इनको वहाँ मेहनत करना चाहिए, तुम्हें कॉन्फिडेंस से नहीं बोलना चाहिए। अब इनके सामने पहले भी कहा था, आपके कहने से पहले भी मैंने इस कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस कहा था। चलिए महेश जोशी जी, अब जिस तरीके से वो जाते जाते कांग्रेस को कोस गए जोत सिंह बिष्ट जी, अब कांग्रेस को भी मौका मिल गया है उन्हें कोसने का। भाई आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो जोत सिंह जी तो हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, उनके कहने पे हमें खुशी है कि वो पार्टी छोड़ के चले गए, तो काफी सक्रिय। लेकिन अब दुख आपका बढ़ सकता है महेश जी, ये भी मान लीजिए, अगर उन्हें प्रत्याशी उतार दिया गया तो आप दोनों के विरोध में
संजीव वर्मा जी और महेश जोशी जी, तो आप ये दोनों के चुनाव विरोध में है, अगर ये आम आदमी चुनाव पार्टी ने है। प्रत्याशी उतार दिया तो आपका खेल 2022 कोई विधानसभा ये चुनाव तो की तरह चुनाव खराब है, हो ये सकता है। चुनाव जो चुनाव ये तो चुनाव है, चुनाव के मैदान में तो प्रतिद्वंदी कौन हो तो जब चुनाव में जाते तो देखा जाता है ना। अब चुनाव में उतरे हैं, अगर उन्हें प्रत्याशी उतारा जाएगा तो देखेंगे फिर। चलिए कांग्रेस की रणनीति समझा दीजिए मुझे, अगर उन्हें आपके खिलाफ उतार दिया गया आम आदमी पार्टी के द्वारा। पहले उतारने दीजिए, अभी बहुत जल्दी है ये बात बोलनी। हम कांग्रेस की अपनी नीतियां हैं, कांग्रेस का अपना किस तरह से काम करती है, तो वो है कांग्रेस के मुद्दे हैं, इन सब पे चुनाव लड़ा जाता है। कांग्रेस के, अरे भाई साहब, कांग्रेस के मुद्दे होते और अपनी नीतियां होती तो इतनी बुरी हार नहीं होती, इतना बुरा हार पार्टी का नहीं होता। देखिए हार ना कोई हार और जीत तो किसी न किसी की तो होती है। अभी जब आप बिल्कुल हाँ, अपने जीत तो सीनियर चलती नेताओं रहती है, को, लेकिन कहीं ना कहीं जब अपनी आम आदमी पार्टी इस बार 2022 विधानसभा चुनाव में खेल जरूर खराब कर गई है, लेकिन इस पर चर्चा जारी रहेगी। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी संजीव वर्मा जी आपसे जवाब लेंगे। हारने के तुरंत बाद हम ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अपनी जो मुद्दे थे, जो अपनी बात को हम जनता को ठीक ढंग से नहीं समझा। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड के महासंग्राम में, और तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। और संजीव वर्मा जी, ब्रेक पर जाने से पहले आप अपनी बात रख रहे थे, कंप्लीट करिए। देखिए, मैंने कहा चंपावत में माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ रहे हैं और ये चंपावत एक वीआईपी सीट इस समय बन गई है, हॉट सीट बन गई है। और चंपावत से जब माननीय मुख्यमंत्री जी का एक विधानसभा क्षेत्र ये बन जाएगा तो वहां पर अन्य सीटों की अपेक्षा वहां का विकास को और ज्यादा 4 चांद लगेंगे, पंख लगेंगे। वहां पे कनेक्टिविटी की सुविधाएं बढ़ेंगी, वहां टूरिज्म बढ़ेगा, नए टूरिज्म डेस्टिनेशन बनेंगे। हनी का हब बनने जा रहा है चंपावत, जिसकी घोषणा पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी कर चुके हैं। और मैं सोचता हूँ विकास के नए आयाम खुलेंगे वहाँ के एक डेवलपमेंट क्षेत्र का, जो काफी समय से वो क्षेत्र थोड़ा पिछड़ा हुआ था, लेकिन आने वाले समय में वो क्षेत्र बहुत अधिक उन्नति करने जा रहे हैं। जो डबल इंजन की तमाम योजनाएं हैं, आपने जब बात छेड़ी, हालांकि आज मुद्दा नहीं है चर्चा का, लेकिन आपने खुद ही बात छेड़ी है, पिछड़ा क्यों रह गया? 5 साल आपको दिए ना जनता ने चंपावत का विकास करने के लिए। सर, चंपावत का विकास भी किया है। आपने मेरी बात को सुना नहीं। मैंने आपकी बात को पूरी तरीके से सुना है। आप सुने मेरी बात को ना सुने, आप मिसगाइड करते हैं वो अलग बात है, लेकिन मैं आपकी बात को पूरी तरीके से सुनता हूँ। सर मैंने कहा हमने हर स्थान का प्रॉपर विकास किया, लेकिन अब क्योंकि चंपावत माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र बनने जा रहा है, तो वहां से वही विधानसभा चंपावत विधानसभा से माननीय मुख्यमंत्री जी जब चुनाव जीत कर आएंगे तो वो एक माननीय मुख्यमंत्री जी की सीट हो जाएगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी की सीट पर मैं सोचता हूँ संजीव वर्मा जी, मुझे आज पूरी डिबेट में ऐसा लगा कि उपचुनाव जो है वो आपके लिए किसी लड्डू खाने से कम नहीं है, कि उठाइए डिब्बे से लड्डू उठाइए और खा लीजिए। भाई वही मुख्यमंत्री है ना जो खटीमा से लड़े थे। पूरी डिबेट में आपका यही रहा कि हम सीएम धामी, वहां पर ऐसा लग रहा है मुख्यमंत्री के साथ साथ विधायक भी बन गए चंपावत से। पूरी डिबेट में यही लगा, क्या लड्डू खाने का समान है कि हाँ भाई लड्डू उठाया डिब्बे से खा लिया? भाई खटीमा से भी चुनाव लड़े थे, ये तो उपचुनाव है। श्रीमान जी मेरी बात सुनिएगा पहले, बताइए। देखिए जिस तरह से डबल इंजन की सरकार ने धरातल पर काम किया है, हम अपने काम के बल पर चुनाव मैदान में जा रहे हैं। विकास के मॉडल को लेकर हम चुनाव मैदान में जा रहे हैं। हम कोई कांग्रेस की तरह झूठ के गुब्बारे नहीं फुलाते। तो ये मॉडल तो आपका खटीमा में फेल हुआ ना संजीव जी। सर आप घुमा फिरा के हर बहुत ही महंगाई को लेकर
बिल्कुल पूरी तरीके से आप जिस तरीके से ऐसा लगता है कि सीएम धामी विधायक बन गए चंपावत से, आप पूरी डिबेट में यही कहते हुए नजर आ रहे हैं 1 घंटे की डिबेट में। और खटीमा में जनता ने उन्हें नकार दिया, हालांकि संगठन ने उन्हें सिराखों बिठा लिया मानता हूं, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया। समय का अभाव है, कम शब्दों में अपनी बात को रखिएगा। तो नहीं नकार दिया श्रीमान, पिछले बार 2017 में उनको जितने वोट मिले थे 2022 में उससे 12,000 अधिक वोट नहीं, ये बात पूरी तरीके से मैं मानता हूँ। 2022 में उनको 12,000 अधिक वोट मिले हैं, तो परसेंटेज बढ़ा तो मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी जीत नहीं पाए ना। पॉपुलैरिटी बढ़ी है लेकिन जीत तक नहीं पहुंच पाए। श्रीमान जी, कई बार स्थितियां परिस्थितियां कुछ और होती हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे 70 सीटों में अपनी ऊर्जा लगा के रखे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरे 70 विधानसभाओं में प्रचार करने का काम किया। हो सकता है वो अपनी बिल्कुल यही वजह हो सकती है, शायद यही खटीमा की जनता ने उन्हें नकार दिया। चलिए बिल्कुल बिल्कुल संजीव जी समय का अभाव है थोड़ा सा। दिनेश जी, एक फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा मैं उत्तराखंड की राजनीति पर। अगर चंपावत सीट को लेकर बात की जाए, क्योंकि आज जो ये पूरी डिबेट है शायद चंपावत सीट को लेकर ही थी अगर मैं मानूं तो, क्योंकि चंपावत सीट से जोत सिंह बिष्ट को नहीं उतारा गया, यही वजह रही होगी कि उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और आज आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। पूरी सीट को मैं समझना चाहूंगा कि अगर वहां पर ऐसे समीकरण बनते हैं तो इसमें कांग्रेस के लिए कितनी परेशानियां होंगी, बीजेपी के लिए कितना फायदा होगा, समझना चाहूंगा आपसे दिनेश जी। ऐसा है जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा और आज भी अभी आपने भी इस बात को कहा कि जो सिंह जी ने कांग्रेस छोड़ने के बाद आम पार्टी ज्वाइन कर ली और आम पार्टी अगर उनका प्रत्याशी बनाता है और इधर कांग्रेस की निर्मला जी भी हैं, दोनों का 40 साल का एक्सपीरियंस ये बताते हैं और है। तो धामी जी इनके सामने बहुत ही जूनियर है जैसे। और अभी वर्मा जी ने बोला कि 2 बार के आपके भाजपा के 2 बार के विधायक अगर चंपावत का विकास नहीं कर पाए तो अपने विकास क्या कर पाएंगे जब अपनी खटीमा की सीट हार चुकेगी। बाकी ये है कि दोनों के इलेक्शन लड़ने से दोनों वोट कटेंगे। भाजपा के वोट जो भाजपा के पास है वो कटेंगे, लेकिन भाजपा के वोट की जो महिला वोट है वो निर्मला जी को मिलेंगे और चंपावत के अंदर जो जोत सिंह जी के वोट कांग्रेस के हैं वो कांग्रेस के वोट काटेंगे। ये बात हम मानते हैं, लेकिन चंपावत के अंदर महिला वोट ज्यादा है और निर्मला जी उसका फायदा उठाएंगी। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी आखिर जोत सिंह बिष्ट को आम आदमी पार्टी प्रत्याशी बनाती है या नहीं, और अगर बनाती है तो वो किसका घाटा करेंगे, किसका फायदा, ये तय हो जाएगा 31 मई को। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस के टूटता जो तारा था, जिस तरीके से डिबेट की जब शुरुआत की गई थी तो मुद्दा यही था कि कांग्रेस के टूटते तारे, लेकिन अब वो तारा टूट के आम आदमी पार्टी में शामिल हो गया है। तो जोत सिंह बिष्ट की नया राजनीतिक करियर अब आम आदमी पार्टी के साथ शुरू कर दिया है। लेकिन अब देखना होगा कि क्या आम आदमी पार्टी के अंदर जिस तरीके से जो लालसा लेकर वो गए हैं, क्या आम आदमी पार्टी उस लालसा को पूरी करती है या नहीं, और अगर वो लालसा पूरी होती है तो इससे बीजेपी और कांग्रेस दोनों को उपचुनाव में कितना फायदा होगा और कितना घाटा होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज की इस खास चर्चा में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।